नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपीएससी जो है प्रीलिम्स 2025, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे में विजन आईएएस काफ़ी बेहतर जो है टेस्ट जो है बनाया जाता है विजन आईएएस के जो टीम के द्वारा, और काफ़ी समय से जो है बनाया जा रहा है इस सेक्टर में। तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल आपके एग्जाम की फ्रीक्वेंसी को मैच करते होता है। शुरुआती दौर का टेस्ट की बात करेंगे, ये थोड़ा आपको बेसिक लेवल का होता है, ठीक है। यानी एनसीईआरटी और बेसिक रेफरेंस बुक को अप्रोच करके बनाया जाता है। तो पिछला दिन जो हम लोग इसका टेस्ट नंबर 4 देख रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और ये टेस्ट जो है आपको पता ही है कि भूगोल का हम लोग देख रहे हैं, और बेसिकली इसमें आर्थिक भूगोल हम लोग देख रहे हैं। आज इसका प्रश्न संख्या 51 से हम लोग हल करेंगे, और पैरेलली आप लोग एक एक लोग आंसर जो है करने का प्रयास जो है करेंगे, ठीक है। बाकी ये क्लास जो है आपको 7:30 लाइव जो है मिलता है, तो जो लोग लाइव आना चाहते हैं वो 7:30 बजे आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आपको बस ये अलग फॉर्मेट में क्लास मिल रहा है, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल रहूँगा, बिल्कुल लाइव की तरह ही आज का क्लास जो है रहेगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न का आप उत्तर करेंगे, और साथ ही साथ जो लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप नहीं कर सकते हैं, आप लोग जो है कॉपी पेन पे उत्तर जो है लिख सकते हैं। और ये टेस्ट मैं बता दूं कि ये यूपीएससी के अलावा देखेंगे तो स्टेट पीसीएस में वैलिड है, चूंकि बेसिक लेवल का टेस्ट है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताना है, ठीक है। 2 कथन दिया गया है, ठीक है, और आपको बताना है कितना इसमें सही है। ऑप्शन आपका ये रहा, केवल एक सही है, 2 दोनों या कोई नहीं। देखिए पहला कथन देखेंगे, लिख रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है प्रशुल्क एवं व्यापार पे सामान्य समझौते गैट गैट को प्रतिस्थापित करके किया गया है। अब देखिए टर्म आया गैट, गैट है क्या है, तो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड जो है ट्रेड्स, ठीक है। आप सभी को पता होगा जैसे कि 1948 से लेके और 1994 तक, ठीक है, प्रशुल्क और व्यापार पे जो है सामान्य समझौता के तहत विश्व में अधिकांश व्यापार इसी के अंतर्गत गैट के अंतर्गत ही नियंत्रित जो है आपको किया जाता था, ठीक है। फिर जो है बात आई 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ आपको, तो इस गैट को जो है विश्व व्यापार संगठन में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। यानी जो गैट पहले काम करती थी, यानी व्यापार को लेके जो समझौता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अब उसको प्रतिस्थापित कौन कर दिया, डब्ल्यूटीओ, यानी विश्व व्यापार जो है संगठन। डब्ल्यूटीओ का स्थापना क्या हो जाएगा, 1 जनवरी जो है 1995 को। अब देखिए डब्ल्यूटीओ का गठन हो गया, और देखेंगे तो गैट जो है मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था। गैट जो है केवल वस्तुओं के व्यापार के संबंधित था, लेकिन डब्ल्यूटीओ क्या है उससे थोड़ा अलग है। ये इसमें वस्तु तो है ही, उसके साथ सेवा और बौद्धिक संपदा भी इसमें शामिल किया गया है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट किन्हीं को होगा नहीं कि विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है गैट के जगह पे ही किया गया है, उसको प्रतिस्थापित करके, ठीक है। अगला देखिए, केवल अरब प्रायद्वीप के तेल उत्पादक देश ही ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, उसके पात्र हैं। बताइए दूसरा सही है क्या। देखिए यहाँ पे आया ओपेक, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। तो जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं का क्या है ये कि संगठन है ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का। और देखेंगे तो ये जो बना था आपका 1960 1960 को जो बगदाद सम्मेलन हुआ था, जिसमें आपको ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे, इन्हीं लोग के द्वारा मिलके जो है बनाया गया। अब बाकी समय समय पे देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सदस्य जो है, तो संस्थापक में तो 5 ही सदस्य थे। अब देखिए अभी मैं बताया आपको वेनेजुएला भी इसमें था, ठीक है। और वेनेजुएला आप सभी को पता है साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये केवल अरब प्रायद्वीप के देश कैसे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें तो साउथ अमेरिका भी शामिल हो जा रहा है, तो ऐसे में दूसरा आप लोग क्लियरली इनकरेक्ट कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी ओपेक में कितने सदस्य अभी हाल फिलहाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए इसमें कितना जो है सही है। देखिए लिखा गया है कि विस्तृत आधार और शीर्ष को और संकुचित होने वाले देश की जनसंख्या जो पिरामिड है भावी आर्थिक समृद्धि की उच्च क्षमता का प्रतीक है।
बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। दूसरा कथन देखिए क्या बोल रहा है, विस्तृत आधार जनसंख्या पिरामिड युवा जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत और पर्याप्त श्रम शक्ति को दिखाता है। बताना है इसमें कौन सा सही है, और ये रहा आपका ऑप्शन। दोनों कथन सही है, व्याख्या हो रहा है, सही है लेकिन व्याख्या नहीं किया जा रहा है। पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत दूसरा सही। चलिए आंसर करें आप लोग इसका। देखिए बात हो रही है जनसंख्या पिरामिड की, और यहाँ पे क्लियरली क्या मेंशन किया गया आपको, विस्तृत आधार। ठीक है, विस्तृत आधार यानी बेस क्या होना चाहिए, इसका बेस बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे ये जो है लेंथ कम होते जाएगा, यानी कुछ इस आकार का आपको आकृति का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बेस में देखेंगे तो आपको मान के चले 0 से जो है 4 वर्ष का स्थिति है, इसके ऊपर आए। ठीक है, ये 5 से 9 वर्ष का है। इसके बाद ये बढ़ते बढ़ते, ठीक है, यहाँ पे जो है 85 प्लस है। इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, इस पिरामिड को देख के क्या लग रहा है? देखिए नीचे मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए, अच्छा इसमें भी 2 हिस्सा होता है। ये राइट साइड जो है फीमेल को दिखा रहा है और लेफ्ट साइड जो है मेल को दिखा रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर नीचे गौर करेंगे 0 से 4 तक, 5 से 9 तक, तो इसमें जनसंख्या जो है आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए विस्तृत आधार और शीर्ष की ओर कैसा हो गया है, संकुचित हो गया है। तो ऐसा पिरामिड आर्थिक अर्थव्यवस्था में उच्च क्षमता का प्रतीक है। बिल्कुल, देखिए जहाँ यंग पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात है, अगर युवा व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो उच्च जन्म दर यहाँ पे देखने को मिलेगा और बड़ा जो है श्रम शक्ति मिलेगा। बड़ा श्रम शक्ति मिलेगा तो जाहिर सा बात है कि विकास भी क्या होगा। अगर इसको हम लोग, इस अनुपात को अगर कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित कर ले तो क्या हो जाएगा, ये देश काफी आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये पहला तो सही है। दूसरा देखिए पिरामिड युवा जनसंख्या का बड़े प्रतिशत, बिल्कुल बड़ा प्रतिशत किसका है, युवा जनसंख्या का है, इसमें सबसे ज्यादा। तो पर्याप्त श्रम शक्ति को भी दर्शाएगा। देखिए पर्याप्त अगर श्रम शक्ति होगा तो आर्थिक भी समृद्धि भी आएगी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि भी। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न था, कथन भी सही है, कारण भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। ठीक है, भारत भी देखेंगे तो इसी स्थिति से भी आपको गुजर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। संसद ने हाल ही में जो है जल संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया। बताइए इसमें कौन जो है कथन सही है। जल संशोधन अधिनियम 2000, कितना कथन इसमें सही है आपको बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए जल को लेके अगर बात करें, यानी प्रदूषण के रोकथाम को लेके, इससे पहले जो अधिनियम आया था वो 1974 में आया था, और इसी को संशोधन करके अभी लाया गया है जल संशोधन अधिनियम 2024। तो जाहिर सा बात है इसमें कुछ तो चेंजेज होगा ही पहले से। देखिए पहला क्या लिख रहा है, राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष का नामांकन की विधि और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखिए जो 2024 वाला है, पहले एक्चुअली में क्या किया जाता था कि राज्य का जो प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड था उनके अध्यक्ष का नामांकन विधि सब राज्य सरकार ही करता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू 1974, लेकिन अब जो है 2024 वाला में इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब बोला गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो अध्यक्ष है इनका नामांकन विधि और सेवा शर्त कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार। ये कौन करेगा, केंद्र सरकार। तो ऐसे में पहला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, लिख रहा है ये अधिनियम 1974 के जल अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए सरकारी विभागों और मंत्रालयों को छूट प्रदान करता है। बताइए दूसरा सही है। देखिए जो जल संशोधन नियम 2024 आया है, अगर देखेंगे कि यदि विभाग अधिनियम में किसी भी प्रावधान का यदि उल्लंघन होता है तो ऐसे में विभाग के प्रमुख को 1 माह का मूल वेतन के बराबर जुर्माना देना पड़ेगा, और ये क्या बोल रहा है, छूट प्रदान किया गया है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तीसरा देखिए लिख रहा है अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एडजुकेटिंग अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसके आदेश के विरुद्ध किसी भी उच्च न्यायालय के समकक्ष अपील की जा सकती है। बताइए सही है। देखिए इसमें अगर मामला आता है एडजुकेटिंग अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश के विरुद्ध, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष ही अपील की जा सकती है।
किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं। तीनों का तीनों गलत हो गया, तीनों गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। काफी बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है और देखेंगे आप बेहतर सा आप लोग का एक भूगोल का रिवीजन होगा। 54 देखिए क्या लिख रहा है। देखिए एक व्याख्यान दिया गया है और बोला जा रहा है कि ये जो वर्णन हो रहा है ये किस मानव प्रजाति के बारे में हो रहा है। ऑप्शन आपका ये रहा। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। ये मानव प्रजाति के उन व्यक्तियों से संबंध है जिनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, गोरा, सीधे होते हैं, लहराते बाल होते हैं, पतली मुखावृत्ति होती है और मूल रूप से ये श्वेत प्रजाति के रूप में इनको वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए इनका क्वालिटी बता रहा है कि गोरा होंगे, सीधा, लहराते बाल, श्वेत प्रजाति। ये ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय और पश्चिमी एशिया की आबादी से संबंध रखेंगे। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस मानव प्रजाति का वर्णन कर रहा है। ठीक है, आंसर करें। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, काकेसाइड। जो काकेसाइड है ये मूलतः क्या होती है, श्वेत प्रजाति ही होती है। कहाँ देखने को आपको मिलेगी, यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई। ठीक है, चलिए तो आंसर हो गया। बाकी देखिए और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे निगुराइड है, इसका नाम तो सारे लोग सुने होंगे, निगुराइड। ये जो है मूलतः जो है गहरे रंग का त्वचा वाले लोग होते हैं और अफ्रीका मूल में आपको जनरली देखने को आपको मिलेंगे, घुंघराले बाल वगैरह इनका होता है। एक और देखिए यहाँ पे है कैपाइड। ठीक है, ये जो है इनको बुशमैन और हंटेड भी बोलते हैं और ये भी जो है कुछ दक्षिण अफ्रीका समूह में ही देखने को आपको मिलते हैं। त्वचा का रंग जो है अलग अलग देखने को मिलेगा, उभरी हुई गाल, हड्डियां वगैरह देखने को मिलेगी। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मंगोलाइड। ठीक है, मंगोलाइड की बात करेंगे, ये जो है पूर्वी एशिया और अमेरिका के मूल प्रजाति हैं। ठीक है, सीधे और काले जो है बाल होते हैं, पीली भूरी इनकी त्वचा वगैरह होती है। तो देखिए ये प्रश्न कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो चारों हम लोग चलिए एक्सप्लेन कर ही लिए, आगे देखते हैं। क्रा स्थल संधि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप का भाग है। 55 से देखिए बात किसका हो रहा है, स्थल संधि का। स्थल संधि तो सभी को पता ही होगा, एक भूमि का संकीर्ण पत्ता होता है जो दो भूभागों को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपको पता है ये जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये अपना साउथ अमेरिका हो गया, इसको जोड़ने की एक जो है संकरी पतली सी पट्टी होती है, भूमि का टुकड़ा। इसको हम लोग पनामा जल संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पनामा जल संधि जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने के काम करती है और दो जल निकाय को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे जल संधि तो क्लियर हो गया आपको, सॉरी स्थल संधि क्लियर हो गया। जल संधि भी वैसा ही होगा, जैसे आप देखे होंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है जल संधि है। ठीक है, यानी एक जल का टुकड़ा भारत और अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है। चलिए अपना प्रश्न है क्रा जल संधि, सही आंसर आप लोग बताएं। ये जो है मलय मलय प्रायद्वीप पे ही एक संकीर्ण जो है भाग है ये क्रा जल संधि। ठीक है, पश्चिम में अंडमान सागर और पूरब में थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में उड़ीसा में एक स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बताइए ये किसके बारे में बताया जा रहा है। कर उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जैव विविधता विरासत स्थल का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है। ये रहा आपका ऑप्शन, मंदसुरु, महेंद्रगिरी। मैं देखिए मैं कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हूं, तो आप लोग बिल्कुल आंसर जो है टाइप करते रहें। ठीक है, मंदसुरु पहाड़ी है, महेंद्रगिरी है, गंधमर्दन है और गुप्तेश्वर वन है। ठीक है, चलिए पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। अब देखिए एक तो हिंट आपको दे दिया गया कि उड़ीसा का ही स्थल है, ये जो जैव विविधता स्थल है कहाँ का होगा, उड़ीसा का ही होगा। उड़ीसा के जो है लिखा है कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र कोरापुट जिले में स्थित है और पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। यहाँ पे कौन है, ये गुप्तेश्वर वन ही है। ठीक है, बाकी ये पवित्र उपवनों के कारण इसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। ये भगवान शिव के प्रकृति चूना पत्थर मंदिर के निकट भी स्थित है। ये सब जो है व्याख्यान किसके बारे में किया जा रहा है, बिल्कुल ये गुप्तेश्वर वन के बारे में किया जा रहा है। और ये उड़ीसा का जो है चौथा जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित कर दिया गया। कहाँ पे है ये, कोरापुट जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तो तेल शोधन कारखाने हैं और दूसरे तरफ अवस्थिति है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा इसमें सही है, कितना युग्म सही है। अब इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, जानकारी, आपको जानकारी है कि नहीं। इस टेस्ट में देखेंगे, चूंकि ये मानव आर्थिक भूगोल का ये प्रश्न है विश्व और भारत के संदर्भ में,
तो ज़्यादातर आपसे फैक्ट ही जानकारी पूछी जाएगी, कंसेप्ट इसमें थोड़ा आपको कम देख। वहीं जो पिछला वाला टेस्ट हम लोग देखे थे जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल जानकारी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पहला है आपको ताती पाका, जो है तेल शोधन कारखाना। ठीक है, जो रिफाइनरी है भारत में, आपको तो पता है भारत में पाइपलाइन के थ्रू बहुत सारे देशों से जो है तेल आता है, लेकिन वो तेल तो डायरेक्टली हम लोग कच्चा जो तेल है वो यूज नहीं कर पाते हैं, फिर उसको रिफाइन करना होता है। तो वैसे पूरे भारत में रिफाइनरी जो है बनाया गया है, ये जो है तातीपाका, ये कहाँ बता रहा है, उड़ीसा में। बताइए सही है। तातीपाका रिफाइनरी कहाँ पे, आपको आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भारत के जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इसका लोकेशन होगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम भी है आपको रिफाइनरी। चलिए, पहला तो गलत हो गया। पारादीप आंध्र प्रदेश लिख रहा है, बताइए दूसरा। पारादीप कहाँ पे है आपको, ये जस्ट इसके ऊपर उड़ीसा में। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसके अलावा कोयली, कोयली लिख रहा है गुजरात में, बताइए सही है। कोयली रिफाइनरी बिल्कुल गुजरात में ही है। और बोगाई गांव, ये लिख रहा है असम में, और ये भी बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ठीक है, बोगाई गांव भी, यहाँ पे दो सही हो रहा है। क्योंकि दो सही हो रहा है तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे। ठीक है, अब भारत में अगर बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे असम की बात करें, तो असम में अगर रिफाइनरी की बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत फेमस और कौन सा है, डिगबोई है, तो उसका भी नाम आप लोग जरूर जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर बिहार में देखेंगे तो एक तेल शोधन कारखाना जो है आपको बरौनी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो मथुरा आ जाएगा, हरियाणा में पानीपत में। ठीक है, पंजाब में भटिंडा में आपको तेल रिफाइनरी देखने को मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में अगर बात करेंगे तो आपको बीना में रिफाइनरी देखने को मिलेगा। ठीक है, गुजरात में बात करेंगे तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे कोयली है ही, इसके अलावा आपको जामनगर में है। ठीक है, फिर मुंबई में आपको रिफाइनरी मिलेगा, मंगलुरु हो गया, कोची, इस सब को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन स्पाइड्स का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा ये तो चर्चा में था बहुत, ऑपरेशन जो है स्पाइड, इजराइल द्वारा गाजा पट्टी के भी सैनिकृत हमास जैसे आतंकवादी के निशस्त्र नहीं, ये रूस के विरुद्ध यूक्रेन हमले का समर्थन करने के लिए भी नहीं था अदन की खाड़ी में। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, लाल सागर में जो मालवाहक जहाज थे, ठीक है, वो ईरान समर्थित जो हूती हमले से बचाने के लिए ही यूरोपीय संघ का क्या है, एक पहल है। ठीक है, मिशन जो है स्पाइड, जरूर आप लोग याद रखेंगे। उद्देश्य बिल्कुल इसका यही था कि नौ संचालन का स्वतंत्रता, यानी उनको संरक्षित करना। ठीक है, जहाजों को लूटपाट से बचाना, समुद्री स्थिति जन्य जागरूकता जो है बढ़ाना, जहाजों की सहायता करना, और समुद्र में संभावित जो है मल्टी मॉडल हमलों से उनका क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, ये तो खैर काफी करंट अफेयर में चर्चा में देखने को मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 क्या लिखा है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और उनके संबंधित दो अंतिम शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देखिए रेल मार्ग दिया है, दूसरा तरफ जोड़ने वाला शहर। अब इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, फैक्ट ही पूछा गया है, कितना युग्म सही है, ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए प्रश्न पे आते हैं, रेल मार्ग और उनको जोड़ने वाले शहर। ठीक है, पहला देखिए लिख रहा है पार साइबेरियन रेलवे, मास्को को बीजिंग से जोड़ने का काम करता है। देखिए पार साइबेरियन रेल मार्ग रूस में स्थित है, और विश्व का जो है सर्वाधिक लंबा जो है रेल मार्ग है, इसकी लंबाई अगर देखें पार साइबेरियन का 9,332 किलोमीटर है। ठीक है, और बिल्कुल बात करेंगे तो ये सेंट पीटरबर्ग यूरोप को जो है रूस के व्लादिवोस्टोक से ये जोड़ने का जो है काम करता है, तो मास्को बीजिंग दिया है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। पार कैंडियन रेलवे वैंकूवर को जो है हैलिफैक्स से, ठीक है, देखिए पार कैनेडियन रेल कनाडा में स्थित है, और बिल्कुल ये वैंकूवर को हैलिफैक्स से ही जोड़ने का काम करता है। और इस रेल मार्ग के तहत कनाडा का मुख्य आर्थिक मार्ग भी है ये, गेहूं मांस वगैरह का खूब निर्यात वगैरह किया जाता है इसकी मदद से। संघ और प्रशांत रेलवे न्यूयॉर्क शहर को सैन फ्रांसिस्को से, बिल्कुल ये भी क्या है, करेक्ट है, न्यूयॉर्क शहर में ही है। उत्तरी अमेरिका को प्रशांत तट के स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला है ओरिएंट एक्सप्रेस,
पर्थ को सिडनी से। देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस के इस्तांबुल तक ये इसका विस्तार देखने को मिलेगा और यूरोप का से संपर्क बनाने का काम करेगा। तो पर्थ सिडनी दिया है तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इनकरेक्ट कर सकते हैं। ये जो है एक्सप्रेस लंदन से इस्तांबुल का यात्रा 10 दिन के मुकाबले इससे बस 96 घंटा में ही इससे जो है यात्रा हो जाता है। 2 सही और 2 गलत है तो ऑप्शन जो है अपना क्या चला जाएगा, केवल 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ज़्यादा फास्ट डिस्कशन नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। 1 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 2 कथन है, कितना इसमें सही है ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन केवल 1 सही है, 2 सही है, दोनों या कोई नहीं। देखिए पहला क्या लिखा गया है, अफ्रीका में चलने वाली ब्लू ट्रेन दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन को नामीबिया में विंडहोक से जोड़ती है। ठीक है, गार्डन रूट को पूर्वी छोर पर स्थित जो है एलिजाबेथ को ब्लू ट्रेन के गंतव्य इसमें शामिल किया गया है। पहला वाला तो सही नहीं है। ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटेरिया तक ब्लू ट्रेन है आपको। ठीक है, तो पहला वाला आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, ओरिएंट एक्सप्रेस एक पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अच्छा, अभी इसका चर्चा हुआ था पिछले प्रश्न में, जो तुर्की के इस्तांबुल से जर्मनी के स्ट्रेबर्ग को। देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस आपको क्या बताया था, पेरिस का जो स्ट्रेबर्ग है म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड से होते हुए इस्तांबुल तक ये जाने का काम करता है। और अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ये 10 दिन की तुलना में 96 घंटा में मात्र यात्रा कर दिया है। ठीक है, लंदन से इस्तांबुल का दोनों गलत हो गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए और बताइए उपरोक्त में से कितने स्थल संभावित पेट्रोलियम भंडार माने जाते हैं। पेट्रोलियम भंडार, देखिए खंबात की खाड़ी बिल्कुल पेट्रोलियम के लिए तो जाना जाता है आपको। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है पश्चिमी तट के साथ महाद्वीपीय सेल्फ और कावेरी बेसिन। इन सब में देखेंगे तो पेट्रोलियम पाया जाता है, तो ऑप्शन सारा ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला है आपको राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में 3 कथन दिया गया और पूछा गया है कितना कथन सही है आपको बताना है। 1 सही है, 2 सभी, 3 या कोई नहीं। आयुष मिशन का नाम सभी लोग सुने होंगे। भारत का जो है पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, यानी इसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और हेमोपैथ, इस सब के विकास और शिक्षा प्रचार के लिए इसी पे ध्यान केंद्रित करता है आपका भारत का राष्ट्रीय आयुष मिशन। देखिए क्या लिखा गया है, ये भारतीय चिकित्सा के पारंपरिक प्रणाली, ठीक है, जो चलते आ रहे हैं लंबे समय से, प्रोत्साहन देने का बिल्कुल ये क्या करेगा, प्रयास जो है करेगा। इस दायरे में सेवा, शोआ रिंगपा और प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मिलित है। बताइए दूसरा सही है। देखिए सोआ रिंगपा बिल्कुल आयुष मिशन के तहत इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय समिति है, वही जो सोआ रिंगपा को राष्ट्रीय आयुष मिशन में सम्मिलित करने का अनुशंसा किया था, बट शामिल इसको नहीं किया गया। ये केंद्रीय क्षेत्र का योजना है, क्या ये सेंट्रल जो है स्कीम है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन ये केंद्र प्रायोजित है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र का नहीं है, यानी कहने का मतलब कुछ जो है केंद्र देगा और कुछ राज्य इसमें। आयुष मंत्रालय के द्वारा ही 2014 में इसको शुरू किया गया था। ये गलत हो गया, कब शुरू किया गया है, 2014 में। 2 गलत हो गया ना, 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 63। मानव भूगोल के संदर्भ में शनगर पद सर्वोत्तम परिभाषित करता है। लिखा है मूलतः अलग अलग नगरों और शहरों के आपस मिल जाने से निर्मित एक विशाल नगरीय विकास को, किसी शहर में जनसंख्या में गिरावट की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या पूछा गया था, शनगर पद। ठीक है, मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से विशाल, देखिए नगरीय विकास क्षेत्र ही है ये। ठीक है, ये इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये पद जो है 1915 में ही पैट्रिक गिडीज थे, इन्हीं के द्वारा ये जो है प्रयोग किया गया था। विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र ये होते हैं।
ठीक है, उन्हीं के लिए टर्म जो है आपको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लंदन हो गया, शिकागो, टोक्यो वगैरह हो गया, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है मानव विकास के कल्याण उपागम का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है? आय का स्तर ऊंचा होने पे मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम, ठीक है। देखिए, मानव विकास के उपागम के अंतर्गत बात करेंगे तो एक आय उपागम होता है, कल्याण होता है, एक आधारभूत आवश्यकता होता है उपागम होता है, और क्षमता उपागम होता है। आपसे पूछा गया है कल्याण उपागम, पहला वाला तो करेक्ट नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पे उच्चतर सरकारी व्यय, तभी तो कल्याण उपागम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो है, सामाजिक सुरक्षा पे उच्चतर जो है सरकारी जो है खर्च इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेल क्षेत्र के संदर्भ में विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। लिख रहा है भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, बताइए सही है क्या? वैसे तो आपको पता है कि भारत में पूरा रेल नेटवर्क फैला हुआ है और विश्व का सर्वाधिक लंबा जो है रेल नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन ये कितने नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। सबसे एक नंबर पे याद रखेंगे अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में लगभग देखेंगे लगभग 2.5 लाख के आसपास किलोमीटर तक। वहीं दूसरे पे आएगा आपका चीन, ठीक है। देन आएगा तीसरे पे रूस और चौथे पे अपना जो है इंडिया, ठीक है। तो दूसरा तो नहीं। भारत में 90% से अधिक रेलवे लाइन नैरो गेज पे आधारित है, बताइए दूसरा सही है। देखिए, रेलवे पटरी के चौड़ाई के आधार पे भारतीय रेलवे को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है आपका ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में देखेंगे तो ये 2 पटरियां हैं, इनके बीच का जो दूरी होता है ये 1.616 मीटर होता है, ठीक है। वहीं पे अगर दूसरा होता है आपका, ये पहला ब्रॉड गेज, दूसरा आपका मीटर गेज। मीटर गेज में बात करेंगे तो 2 पटरियों के मध्य दूरी लगभग 1 मीटर होता है इसमें। और एक होता है आपको नैरो गेज, ये छोटी लाइन में जनरल इस्तेमाल होता है, नैरो नाम भी है। इसमें दूरी लगभग देखेंगे 0.672 या 0 पॉइंट जो है 6 जो है मीटर के करीब होता है। आपसे क्या पूछा है? 90% से अधिक क्या भारत में नैरो गेज है, यानी छोटी लाइन है क्या? बताइए। ठीक है, सबसे ज्यादा तो बड़ी लाइन आपको देखने को मिलेगी। 90% से ज्यादा बोल रहा है तो ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में कुल लंबाई में देखा जाए तो लगभग 63,950 किलोमीटर, ठीक है। 63,950 किलोमीटर ब्रॉड गेज ही आपको देखने को मिलेगा। नैरो गेज की बात करेंगे तो मात्र 16 से 4 किलोमीटर। इनकरेक्ट हो गया, दोनों इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में खनिज संसाधन के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कथन 1 है, 2 है, कितना इसमें सही है? चलिए देखते हैं। 1 2 कोई नहीं। देखिए, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर पश्चिम प्रदेश में धारवाड़ शैल क्रम में पाई जाती है, सही सही है। अधिकांश धात्विक खनिज, देखिए अधिकांश धात्विक खनिज कहाँ देखने को मिलता है? तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान है तो इसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी की घाटियों में भारत का लगभग 30 से 40% कोयला भंडार पाया जाता है, बताइए। देखिए, कोयला का लगभग देखेंगे तो 97% भाग दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी घाटी में देखने को मिलता है, और ये 30 से 40% ही बता रहा है, यहाँ लगभग 97% है, ठीक है। दोनों का दोनों इनकरेक्ट हो गया, और ऐसे में देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे डी, कोई नहीं। मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में बताइए कितना कथन इसमें सही है? केवल 1 2 सभी 3 या कोई नहीं? मिथेल हाइड्रेट, आंसर करें इसका। देखिए, इसका संरचना बात करेंगे तो लगभग लगभग बर्फ के पिंजरे के जैसा जालक के समान होता है, यानी इसके भीतर प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटन मीथेन अणु ही इसमें जमे होते हैं, जो अक्सर देखा जाए तो समुद्र तल में पाए जाते हैं और निम्न तापमान और उच्च दाब पे जनरली बनते हैं। ये समुद्र तल के अस्थायी तुषार में पाए जाने वाले जमे हुए क्या होते हैं? मीथेन अणु होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 लीटर ठोस मीथेन हाइड्रेट से गैस निर्मुक्त के अनुपात 150 लीटर का है, ये भी आपको जो है
इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है भी लगभग सही है। 1 लीटर से लगभग 165 लीटर तक गैस निर्मुक्त हो जाते हैं। 150 दिया है तो इसको भी सही मान लेंगे। कृष्णा गोदावरी बेसिन मीथेन हाइड्रेट का सबसे बड़ा समृद्ध स्रोत है, कृष्णा गोदावरी बेल्ट। ये भी क्या आपका करेक्ट ही है, तो सब सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, और देखिए 2-3 कथन है और कितना इसमें सही है। सारे लोग को जानकारी है इसके बारे में, ये देखते हैं हम लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहला क्या लिख रहा है, विश्व बैंक द्वारा मानव विकास रिपोर्ट की एक घटक के रूप में एसडीआई जारी किया जाता है। बताएं सही है। मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास रिपोर्ट का ही एक घटक है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी जो यूएनडीपी है वही इसको प्रतिवर्ष जारी करता है। पहला वाला तो आपका इनकरेक्ट हो गया। बाकी देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको जारी किया जाता है वो 3 डायमेंशन पे किया जाता है, ठीक है। एक तो इसमें स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य, दूसरा आपको शिक्षा, और तीसरा जो है जीवन का स्तर, ठीक है। तो तीनों देखा जाता है इसमें, ठीक है, कि स्वास्थ्य यानी जन्म के समय जीवन का प्रत्याशा क्या होगा, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यस्त जो है स्कूली शिक्षा या औसत वर्ष स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष क्या है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ठीक है, यानी जीवन स्तर को इसमें देखा जाता है। तो दूसरा वाला देखिए कथन बताइए सही है क्या, बिल्कुल स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर को आधार जो है माना जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए ये रैंक 0-1 के बीच स्कोर का आधारित है। 0 मानव विकास के न्यूनतम स्तर को दर्शाएगा और 1 जो है उच्चतम स्तर को दर्शाएगा। बिल्कुल बात ये जो है सही है कि 0 से 1 के बीच में ही हम लोग इसमें स्कोर जनरली देते हैं। जैसे 0 किन्हीं को 3 मिल गया, 0.7 मिल गया, ठीक है। और 0 जिनको मिल रहा है तो वहाँ पे न्यूनतम मानव विकास है, ठीक है। और 1 अगर किन्हीं को मिल रहा है तो समझिए वहाँ पे क्या है, उच्चतम मानव विकास है, यानी 0 से 1 तक ही मिल सकता है। 1 जनरली किन्हीं को तो मिलता नहीं है, 1 के आसपास मिलता है। तो इसमें भारत की क्या स्थिति आप लोग कमेंट करके बताएं। वैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, एक ही गलत था, पहला वाला गलत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने क्षेत्र चलवासी पशुचरण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पशुचारण के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना कथन है ये बताना है आपको, केवल 1, केवल 2, 3 या सभी 4, ठीक है। आंसर करें। चलवासी, देखिए जीवन निर्वाह के दृष्टिकोण से ये व्यवसाय रहा है चलवासियों का, ठीक है। यानी अपने भोजन, वस्त्र या औजार, यातायात सब इनका पशु पर ही निर्भर होता है। यानी मवेशियों के साथ ये जल और चरगाह की उपलब्धता गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो चाहे मंगोलिया हो गया, यूरेशिया का टोडा प्रदेश हो गया, मेडागास्कर, ये सब तो इसी में आएगा, ठीक है। अमेजन बेसी जो है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्र के आखेट और संग्रहण के लिए है, ये इसमें जो है शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 70। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, हाल ही में पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में संशोधन जो है विनियम 2023 पेंशन जो है निधि विनियम 2023 को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए और बताइए इसमें कितना जो है सही है। 2 कथन दिया गया है, बताना है कितना सही है। देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है, पेंशन निधि का प्रयोजक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पेंशन निधि एक न्यास के रूप में निगमित कराएगा। देखिए जो पेंशन निधि है विनियम 2023, इसमें अनिवार्य किया गया है कि पेंशन निधि के प्रयोजन के कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पेंशन निधि एक कंपनी के रूप में निगमित कराना होगा, यानी उनके नाम खंड में पेंशन निधि जोड़ा जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये तो आपका सही नहीं बनेगा। ये न्यासी बैंकों के लिए अनिवार्य करता है कि वो अपनी स्थिति और संविधान में परिवर्तित करने हेतु आरबीआई के पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। दूसरा, देखिए जब कोई भी न्यासी बैंक है या अपनी स्थिति या संविधान में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे पीएफआरडीए की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, ना कि आरबीआई। ये भी इनकरेक्ट हो गया, दोनों का दोनों गलत, तो ऑप्शन नंबर जो है डी। अगला प्रश्न, विकासशील देशों में जनसंख्या के प्रवृत्ति के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 कथन है और बताना है कौन सा सही है। 71,
विकासशील देशों की जनसंख्या की प्रवृत्ति, अच्छा प्रश्न है। लिख रहा है विकासशील देशों में उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर संक्रमण हुआ है। बताइए पहला करेक्ट है। देखिए जो भी विकसित विकासशील का पूछा है ना यहाँ पे, तो ये विकासशील देशों का तो नहीं हो सकता है, ये विकसित देशों में है। विकसित देशों में जनरली उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर संक्रमण हुआ है। और विकसित देशों में देखेंगे तो ओवरऑल जो है वहां पे जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ है, धीमा हो गया है। ये विकासशील का नहीं है, विकसित का है। अगला देखिए, समग्र बढ़ती जन्म दर के कारण 2023 में वैश्विक जनसंख्या 10 बिलियन से अधिक हो जाएगी। बताइए सही है क्या। देखिए 2023 में विश्व की जनसंख्या का अनुमान जो है लगाया गया था 8.04 बिलियन। ठीक है, तो दूसरा भी आपका इनकरेक्ट, दोनों का दोनों गलत, तो ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। 3 कथन दिया गया है तेंदुआ रिपोर्ट के लिए और कितना कथन इसमें सही आपको बताना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला कथन क्या कर रहा है तेंदुआ रिपोर्ट में, प्रति वर्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों में सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। देखिए तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2022 राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान, इनके द्वारा राज्य के वन विभाग के मदद से जो है आपको प्रकाशित किया जाता है। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र में है, जबकि इसके बाद कर्नाटक और तमिल में है। बताइए। देखिए तेंदुओं की आबादी हम लोग रिपोर्टें पढ़े भी थे, सबसे अधिक कहाँ पे है आपको, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और इसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु का जो है स्थान आएगा। ठीक है, मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी में सर्वाधिक जो है वृद्धि देखने को आपको मिला है। कार्बेट टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है तथा इसके बाद नागा अर्जुनम श्रीसैलम टाइगर रिजर्व का स्थान है। देखिए ये भी इनकरेक्ट ही दे दिया। नागा अर्जुनम जो श्रीसैलम टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आपको टाइगर की आबादी, सॉरी तेंदुओं की आबादी है। तो तीनों का तीनों गलत हो गया और तीनों गलत, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। प्राय सुर्खियों में रहने वाला अजो सागर, ये किन दो देशों के मध्य अवस्थित है, अजो सागर। ठीक है, ये आपका अजो सागर हो गया, सी ऑफ अजो। ये किन दो देशों के मध्य स्थित है, थोड़ा मैपिंग वाला प्रश्न हो गया। रूस यूक्रेन है, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ पे तो आपका रूस है, ठीक है, रसिया, और इधर जो है आपको यूक्रेन पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 74। देखिए इसको तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एशिया और पैसिफिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक सहयोग ने एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्म विचार कीजिए। देखिए एक तरफ एसडीजी है और दूसरे तरफ लक्ष्य है। टोटल इसमें गोल आपको पता ही है 17 सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इस तरह हम लोग विकास करें ताकि वस्तुओं का दोहन ना हो, ठीक है, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। तो ऐसे में 17 गोल जो है टारगेट किया गया था। अब यहाँ पे 3-4 गोल दिया है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है 2, भुखमरी की समाप्ति का लक्ष्य 2 में, बताइए सही है क्या। बिल्कुल, एसडीजी 2 का लक्ष्य 2030 तक विश्व में भुखमरी को क्या करना है, समाप्त करना है। यानी भुखमरी और खाद्य असुरक्षा की वैश्विक समस्या 2015 के बाद चिंताजनक हो गई, और ऐसे में बिल्कुल टारगेट रखा गया है कि भुखमरी को समाप्त किया जाएगा। तो ये तो करेक्ट है। एसडीजी गोल नंबर 4 लैंगिक समानता की बात करता है। देखिए 4 में क्या है, गुणवत्ता शिक्षा कई जो है अलग अलग पहलुओं में शामिल करने के लिए इसमें बात किया गया है। तो ये समानता की तो बात नहीं की गई है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं लैंगिक समानता का बात कहाँ किया गया है। 6 में दिया गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताया गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात तो जो है 4 में है, ये तो ऐसे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल की इसमें बात की गई थी, ये भी हो गया। एसडीजी 7 में स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है, ये जो है आपको बिल्कुल करेक्ट है। 2 सही हो रहा है, 2 गलत हो है, तो ऑप्शन बी। देखिए गोल नंबर 1 से लेकर 17 नंबर तक सारा आप लोग रेडी करके रख लेंगे। गोल नंबर 1 में क्या लिखा गया है, 2 में क्या लिखा गया है, 3 में,
ठीक है, इसमें जो है एसडीजी का परफॉर्मेंस इंडेक्स भी देख लेंगे। ठीक है, और ऐसे मैं करंट अफेयर में बताया था कि सबसे बेहतर जो है परफॉर्मेंस किनका रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। केवल एक सही है, दो या सी या कोई नहीं। देखिए क्या लिखा है, भारत में साक्षरता दर 5 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को उस प्रतिशत को सूचित करती है जो पढ़ लिख सकता है। बताइए। देखिए साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को इसमें दिखाया जाता है जो पढ़ लिख सकता है। ठीक है, पहला में तो डिफिनीशन ही गलत हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में केरल की समग्र साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, जबकि लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा। बताइए सही है क्या। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के। ऐसे ओवरऑल तो आपको पता है कि 2011 के अकॉर्डिंग भारत का साक्षरता दर 74.04% है। ये तो ओवरऑल है, और इसमें भी महिला की बात करेंगे ये लगभग 65 के आसपास होगा। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर मिला दें, ठीक है, तो समग्र साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों की बात करें तो केरल ही आपको क्या है, ओवरऑल प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और लक्षद्वीप को दे रहा है महिला में। देखिए महिला में भी केरल ही है और ओवरऑल में भी केरल ही है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा आपका बिहार, वहां पे मात्र 63.82%। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला अगर राज्य की बात करेंगे तो आपका बन जाएगा राजस्थान, मात्र 52.66%। ठीक है, अब केरल जो है, ठीक है, ओवरऑल में भी या महिलाओं में भी देखेंगे, ओवरऑल में तो केरल का 93 के आसपास है और महिलाओं का 91 के आसपास है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना, डी 76। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित है। ये भी मैप पूछ दिया गया, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक है, मान लीजिए आपका मेडिटेरियन सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा हाइफा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाइफा जो है कहाँ का, इजराइल का ही क्या है, ये बंदरगाह है और भूमध्य सागर में हाइफा के खाड़ी किनारे ये अवस्थित है आपका। ठीक है, और हाइफा बंदरगाह की बात करेंगे तो इजराइल में शिपिंग कंटेनर के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा शिपिंग जो है पर्यटक क्रूज जहाजों की आवाजाही की दृष्टि से बड़ा ये बंदरगाह है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 200 वर्ष पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। यानी बांस को रख के और उसी से जो है सिंचाई वगैरह किया जाता है। ठीक है, इसमें पानी लाया जाएगा और जगह जगह पे जो है छिद्र करके, ताकि देखिए पानी का नुकसान भी नहीं हो। तो बांस जो है बम्बू ड्रिप जो है इरिगेशन सिस्टम, ये कहाँ का आपको, मेघालय का। नदी और झरनों का जल एकत्र करके बांस द्वारा जो है पाइप के माध्यम से जो है सिंचाई जो है किया जाता है, और पूरा ये 200 पुराना जो वर्ष पुराना पद्धति है और आज भी वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, बूंद बूंद से इसमें सिंचाई वगैरह किया जाता है। हाल ही में 5 नए देश पूर्णकालीन अस्थायी सदस्य के रूप में ब्रिक्स ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, इस संदर्भ में बताइए। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग, आपको पता है ना ब्रिक्स में इनिशियल में जो है कौन कौन लोग थे। ठीक है, ब्रिक्स नाम ही में है, ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चीन है, आपको साउथ अफ्रीका। बाकी अभी जो है नए जो सदस्य शामिल हुए हैं इसके बारे में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 कथन है और कितना कथन सही है ये आपको बताना है। पहला देखिए क्या लिख रहा है, नए सदस्यों में शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स ने मौद्रिक जीडीपी के मामले में जो G7 देश है उसको पीछे छोड़ दिया है क्या। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, बताइए। ब्रिक्स का जो क्रय शक्ति है 7 को क्या पीछे छोड़ दिया है। देखिए ब्रिक्स का हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग जो है 35.6 के आसपास है। वहीं G7 की बात करेंगे 30.3 के आसपास है। लेकिन मौद्रिक जीडीपी का अगर बात करेंगे, ठीक है, मैं अभी क्रय शक्ति का बात कर रहा था। ठीक है, क्रय शक्ति में तो ब्रिक्स ज़्यादा अच्छा स्थिति में है G7 से। लेकिन अगर मौद्रिक की बात किया जाए, मौद्रिक जीडीपी का, इस मामले में G7 देश जो है वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी
जो है इसका ज़्यादा है ब्रिक्स से। ठीक है, लगभग 45 जो है $0.9 के करीब है, वहीं ब्रिक्स जो है 43 के आसपास है। ठीक है, तो गलत हो गया। अर्जेंटीना उन 5 देशों में से एक है जो ब्रिक्स में पूर्णकालीन स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। बताइए। देखिए, अर्जेंटीना ब्रिक्स से अपना सदस्य वापस ले लिया, शामिल हुआ था लेकिन, तो ऐसे में तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नए सदस्य शामिल होने के साथ ब्रिक्स विश्व के तेल मांग की 1/3 से अधिक आपूर्ति करने वाला बन गया। बताइए, सही है? नए सदस्य के आने की वजह से। देखिए, सऊदी अरबिया, अरब अमीरात हो गया, ईरान, ये आ गया, तो ऐसे में विश्व के तेल आपूर्ति का लगभग 42% यही लोग आपूर्ति करते हैं, तो 1/3 तो हो ही जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए 79। इस प्रकार अब देखिए, एक जो है विवरण दिया गया है, किसको प्रतिबिंबित कर रहा है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा गया है। इस प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती है। ठीक है, किंतु उनका सबका एक जो है, सबका नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों में देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पे पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि बोला जाता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियां में बहुतायत में पाए जाते हैं। उपयुक्त विवरण में कौन सा सबसे अच्छा विवरण जो है बता रहा है? तो देखिए जो है, पल्ली बस्तियां, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी, और इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। प्रश्न संख्या 80 है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कथन है। माँ जो कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर है उसी के बारे में कितना कथन सही है आपको बताना है। देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या लिखा है, कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में अहोम राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। बताइए पहला सही है? देखिए, मंदिर का जो है पुनः निर्माण, ये जो है 1562 में कोच वंश के शासक जो है नर नारायण, उन्हीं के आदेश पे कराया गया था, तो अहोम तो राजवंश नहीं था। ठीक है, दूसरा, इस मंदिर की प्रमुख शैली मंदिर वास्तुकला की पाल शैली से संबंधित है। बताइए दूसरा, नीलांचल शैली का उपयोग यहाँ पे किया गया है, ये भी आपको इनकरेक्ट ही हो जाएगा। मंदिर परिसर में अवुवाची मेला नामक का एक प्रजनन उत्सव आयोजित किया जाता है। तो देखिए, मंदिर के परिसर में प्रतिवर्ष जून माह में 1 सप्ताह में चलने वाला जो अबुवाची मेला है, इस नाम का प्रजनन उत्सव बिल्कुल यहाँ पे मनाया जाता है। उत्सव जो है मानसून के मौसम के दौरान जो है देखने को मिलता है। केवल एक सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला 1 मिनट 81 रह गया ना। ठीक है, आज थोड़ा हो सकता है कहीं फास्ट डिस्कशन आप लोग को लग रहा हो, बाकी आप लोग बताएंगे। प्रमुख समुद्री मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना इसमें करेक्ट है। देखिए, लिखा जा रहा है उत्तमाशा अंतरिम समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, तो ये पहला वाला बताइए सही है क्या? देखिए, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, और ये पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देश में दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील और अर्जेंटीना को उरुग्वे से जोड़ने का काम करता है। तो बृहद ट्रंक के नाम से तो इसको नहीं जानते हैं। दूसरा, पनामा नहर दक्षिणी प्रशांत महासागर के मार्ग में अवस्थित है, तो ये तो आपको करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बनेगा बी। ठीक है, केवल 2। देखिए 82, चीनी उद्योग के संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2। देखिए क्या दिया गया है, पिछले कुछ वर्षों में मिलों के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में स्थानांतरित और संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है चीनी उद्योग को लेकर। ठीक है, अच्छा, ये बात जो है आपको बिल्कुल सही है। अगर चीनी उत्पादन की बात करेंगे तो विश्व में दूसरे स्थान पे है भारत। गुड़ और खांडसारी में भारत जो है पहले स्थान पे है। और कुछ वर्षों में क्या देखा गया कि मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, यानी कहाँ पे, महाराष्ट्र में ज्यादातर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगला देखिए,
इन राज्यों की सहकारी समितियां अधिक सफल रही है। बिल्कुल ये इसके पीछे जो है कारक रहा है। ऐसे में दोनों कथन तो सही है और व्याख्यान भी हो रहा है ऑप्शन नंबर। देखिए एक और जो है आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खनिज का वर्णन जो है किया गया है। देखिए पढ़ने के बाद पता चलेगा अपने को। लिखा है लौह अयस्क के प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में किया जाता है। जैसे कल ही हम लोग पढ़े थे इसी टेस्ट, इसमें निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम के संबंध है। भारत के उड़ीसा और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीज के बारे में ही बताया जा रहा है। देखिए अगला, हाल ही में जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन के वार्षिक बैठक केनिया के नैरोबी में आयोजित की गई, इसके बारे में बताइए कितना कथन इसमें सही है। 2 कथन दिया गया है। ठीक है, देखिए ठीक है कितना है ये, 83 था 84। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि मात्र वैश्विक गठबंधन जो अनन्य रूप से अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक की कमी के लिए करने के लिए समर्पित है। बिल्कुल सही है। ग्लोबल मीथेन प्लेज की सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा। दोनों का दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए कि जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि दर के घटक है। बताइए कौन कौन से घटक इसमें हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। यानी सिंपल कहने का, लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है। देखिए अशोधित जन्म दर दिया है, मृत्यु दर, अप्रवास और उत्प्रवास। देखिए जनसंख्या में वृद्धि की कारक की अगर चर्चा करेंगे तो अशोधित जन्म दर बन जाएगा, अशोधित मृत्यु दर भी। ठीक है, ये सब जो है कारक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पी। ठीक है, 2 यहाँ पे सही जा रहा है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में कौन सा नगरीय संकुल से संबंधित है। ठीक है, नगरीय संकुल से कौन संबंधित है। देखिए लिख रहा है एक नगर में उसे संलग्न नगरीय बस्तियां। अच्छा, कल भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, नगरीय संकुल, ये तो करेक्ट है। 2 या 2 से अधिक संसर्पी नगर भी हो सकता है। एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्वर्द से युक्त स्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण, सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। कल देखिए 3-4 हम लोग इसमें देखे थे। 87, निम्नलिखित में से किन्हें प्रवास का प्रतिकर्ष कारक माना जाता है। देखिए प्रवास के लिए कौन कौन कारक हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल इजली आप लोग बता सकते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन। तो देखिए प्रवास के लिए एक कारक तो बिल्कुल बेरोजगारी हो सकता है, रहन सहन की निम्न दशाएं बेहतर नहीं हो तभी भी हो सकता है, राजनीतिक उपद्रव होता हो, अस्थिरता बना रहे हो, प्राकृतिक विपदाएं और महामारी, ये सब प्रवास के प्रतिकर्ष कारक जो है बिल्कुल हम लोग मान सकते हैं। जबकि उच्च वेतन तो ये तो अपकर्ष कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, इसका निर्माण सीमा सड़क सड़क संगठन के द्वारा। ये सुरंगर जो है परस्पर किसको जोड़ेगी, पुराना न्यूज रहा, ये मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से ही जोड़ने का काम करती है। अगला देखिए, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भेटिया जैसी कुछ जनजाति प्रत्येक ऋतु में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में भी मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों की ओर शीत ऋतु में उच्च तुंगता वाली चरगाहों के मैदानों क्षेत्र में प्रवास करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति का ये जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। ये देखिए ऋतु प्रवासी, क्योंकि ऋतु में ही एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो इसमें बात की जा रही है। अगला देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि और यहाँ पे उसका विवरण है। ठीक है, और बताना है कितना इसमें सही सुमेलित कर रहा है। देखिए 1901 से 21 तक लिख रहा है जनसंख्या स्थिर और वृद्धि की अवधि बताइए। 1901 से 21 तक देखेंगे तो भारत की जनसंख्या वृद्धि रुध ही रही, स्थिर ही रही एक तरह से। ठीक है, और 1911 से 21 तक देखेंगे तो वहां ऋणात्मक ही हो गया था। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे, 1911 से 21 वाला। ठीक है, पहली बार ये ऋणात्मक हो गया था, यानी पहले से भी जनसंख्या कम। ये तो आपका पहला वाला सही हो गया, स्थिर रह गया था लगभग। 21 से 51 तक जनसंख्या विस्फोट का अवधि रहा था, बताइए सही है दूसरा। 21 से 51 तक जनसंख्या का वृद्धि देखेंगे तो ये भी लगभग स्थिर ही रहा था। ठीक है, ये तो सही नहीं बनेगा। 52 से 81 तक स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि रही थी, 52 से 81 तक। यहीं पे क्या हुआ था, जनसंख्या विस्फोट देखने को मिला था।
ठीक है, तो ये ऑप्शन इंटरचेंज कर दिया गया है। 1951 के वर्तमान में विशाल जनसंख्या किंतु क्रमिक मंदी। ठीक है, ये सही है, तो 2 सही हो रहा है यहाँ पे, 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला, शहरी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए उपयुक्त में से कितनी संयुक्त राष्ट्र जो है विकास कार्यक्रम की शहरी रणनीति के अंतर्गत उपबंध किए गए हैं। देखिए, शहरी गरीबों के लिए आश्रय में वृद्धि शहरी विकास के अंतर्गत बिल्कुल इसको रखा गया है। महिलाओं के मूलभूत सेवाओं तक पहुंच, वैकल्पिक परिवहन प्रणाली का भी उन्नयन, सभी रखा गया है शहरी रणनीति के अंतर्गत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी ही बन जाएगा। अगला देखते हैं 92। हाल ही में भारत के जो है 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1887 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इस पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कितना जो है आपको सही है। चलिए देखते हैं पहला क्या बोल रहा है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी को परिभाषित करने के साथ साथ प्रकोप महामारी और विश्वव्यापी महामारी के बीच अंतर स्पष्ट किया है। बताइए सही है पहला वाला। देखिए, महामारी या संक्रामक बीमारी को बिल्कुल परिभाषित इसमें नहीं किया गया है, तो पहला वाला तो ऐसे सही नहीं बनेगा। महामारी रोग अधिनियम 2020 जिसे कोविड महामारी के बाद पारित किया गया, स्थानीय सरकारों को महामारी के प्रसारों को रोकने की शक्ति जो है प्रदान करता है। दूसरा, देखिए संविधिक शक्ति प्रदान बिल्कुल नहीं करता है, तो ये भी इनकरेक्ट ही हो जाएगा और दोनों जब गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर अपना डी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मार्केट जो है गार्डनिंग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार से संबंधित है। ये क्या बन जाएगा, ठंडी शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु। जनसंख्या 2011 के बारे में पूछा गया है, बताना है कितना कथन इसमें सही है। लिख रहा है भारत का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 2001 में कितना था, 325 था, और फिर 2011 में जो है 382 या 83 के आसपास है, तो 500 व्यक्ति से कम ही है। 2011 में पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, ये तो आपका गलत हो गया। बिहार का ही जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, 1102 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, केवल एक 95। निम्नलिखित व्यापारिक केंद्रों में से कौन सा आंत्रपे पतन का उदाहरण है। आंत्रपे पतन, इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बोला जाता है और ये सिंगापुर ही है। ठीक है, एक व्याख्यान दिया गया और आपको बताना है किसके बारे में जो बताया जा रहा है। ये एक औषधीय पौधा है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इसकी छाल, टहनियाँ, नुकीली पत्ती, जड़ों से कैंसर रोधी औषधि टेक्सोल तैयार की जाती है। अत्याधिक दोहन के कारण इस प्रजाति के समक्ष अत्याधिक खतरा उत्पन्न हो गया है। ये हिमालय यौ के बारे में ही आपको चर्चा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 97। एक आपको व्याख्यान दिया गया है और पढ़ के आपको बताना है कि किस जनजाति के बारे में सबसे अच्छा ये वर्णन जो है कर रहा है। चलिए देखते हैं। लिख रहा है कि ये परंपरागत समुदाय अपने अनूठे रीति रिवाज और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इनमें जीवंत वस्त्र, जटिल हेयर स्टाइल, परिष्कृत आभूषण, चेहरे की चित्रकारी भी शामिल है। ये समुदाय भूमध्य रेखीय वन और व्यापारिक वनों का निर्मित गर्म स्थलों के बीच पाई जाती है और वैकल्पिक रूप से उष्ण और वर्षा ऋतु में ठंडी, शुष्क ऋतु में इस क्षेत्र में विशेषता है, जिसे सूडान तुल्य जलवायु के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये सब जो व्याख्यान किया जा रहा है ये मशाई जो है जनजाति के लिए किया जा रहा है। मसाई जनजाति केनिया और तंजानिया में देखेंगे तो जो भ्रंश घाटी है उसी में आपको देखने को मिलेंगी। अगला देखते हैं 98। जल विद्युत परियोजना है, नदी है, बताना है इसमें कितना जो है सही सुमेलित कर रहा है। ठीक है, देखिए नागार्जुन जो है गोदावरी में दिया है, नागार्जुन तो कृष्णा नदी पे है, पहला ऐसे इनकरेक्ट हो गया। हीराकुंड महानदी पे ही है, नरौरा गंगा पे, मेटूर बांध जो है कावेरी पे, और तो सब यहाँ पे सही है। तो ऐसे में ऑप्शन आपका 3 सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के भू उपयोग वर्गीकरण है और विवरण है। ठीक है, इसमें बताना है कि कितना जो है इसमें सही है। देखते हैं। पहला लिखा है कि बंजर या व्यर्थ भूमि किसको बोलते हैं भाई, बंजर या व्यर्थ भूमि। लिखा गया है कि वह भूमि जो पिछले 5 वर्ष या अधिक समय तक परती या कृषि रहित हो। ठीक है, तो सही नहीं है। ठीक है, बंजर किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग कृषि जो है जनरली नहीं करते हैं। बंजर
जैसे होगा पहाड़ी भूभाग हो गया, मरुस्थल हो गया, खंड हो गया, ठीक है, ये कृषि अयोग्य जो है भूमि होती है। पहला गलत। वर्तमान प्रतिभूमि। दूसरा, देखिए लिख रहा है वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए कृषि रहित होती है। हाँ, तो प्रति इसी को बोलते हैं कुछ समय के लिए छोड़ा होता है। निवल बोआ गया वह भूमि जिस पे फसलें उगाई और काटी जाती है। ये भी क्या है आपका नेट एरिया। सो बिल्कुल ये जो है आपका करेक्ट ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी, केवल 2। अगला देखते हैं। 99 हो गया ना, 100। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न है ये। अब देखिए यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा, हाल ही में इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके विभिन्न स्थानीयों पर मीथेन उत्सर्जन के संबंध में एक जो है व्यापक विश्लेषण जारी किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन उत्सर्जन के स्थानीय स्रोतों का पता लगाना आसान है। ठीक है, बताइए ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? अरे, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन उत्सर्जन स्थानीय स्रोतों को पता लगाना आसान है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए मीथेन का वायुमंडल जीवन काल कम होता है और समय स्थान के आधार पर इसकी सांद्रता अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, तो पता लगाना आसान तो नहीं होगा। अगला देखिए, मीथेन एक अल्पकालिक प्रदूषक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। बिल्कुल ये दूसरा वाला करेक्ट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का तुलना हम लोग मीथेन से करें, लगभग जो है 80 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग लगभग ये प्रोड्यूस करेगा। खैर पहला तो गलत है, और पहला गलत है तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से टेस्ट समाप्त हुआ। अब अगले दिन जो है लाइव ही हम लोग क्लास करेंगे। आज के लिए बस ये फॉर्मेट था आपका। ठीक है, अभी लाइव के फॉर्मेट के जैसा ही है। तो 7:30 PM में कल आ जाएंगे आप लोग, और कल हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट जो है टेस्ट डिस्कस करेंगे। जीएससी सेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। आपका कोई कमेंट फीडबैक होगा जरूर लिखेंगे। ठीक है, और आपको पीडीएफ जो है 1-2 दिन में सब जो है इधर अपडेशन नहीं हुआ वो मिल जाया करेगा। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।